नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जियो स्टार्ट एजुकेयर पे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने मित्रों तक। आज हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का, जो हमारा 11वां चैप्टर है और ये आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, जो 1973 का मामला था। ये आज हम देखेंगे कि जब भी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, भारतीय संविधान पढ़ेंगे, तो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला है, अगर ऐसा मामला न आए तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका जो है नाम ना आए। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो है हमारे संविधान में संशोधन हुआ था और बहुत बड़ा परिवर्तन भी हुआ था, और अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच बनी थी इसी क्या नाम है केस में बना था। तो आइए आज हम जानते हैं कि केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य 1973 में हुआ था, तो ये मामला क्या है। तो इसको समझने के लिए जो है हमको सबसे पहले शुरुआत में चलना पड़ेगा। इसके पहले के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, हमको उनको समझना पड़ेगा कि इसके पहले क्या मामला हुआ था कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया। तो इसके पहले हम चलते हैं, इसके पहले की जो बात है कि 1991 की, ठीक है ना, 1991 की बात है। कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और 1991 में जो इसकी शुरुआत हुई और यहाँ से जो बेसिक ग्राउंड शुरू होता है। और 1991 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जो पहला संविधान संशोधन, जो प्रथम संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, उस समय कहा गया था कि जो आर्टिकल 31 है, ठीक है ना, जो आर्टिकल 31 है, इस आर्टिकल 31 में क्या कहा गया कि संपत्ति में अधिकार पर अंकुश लगाने का जो प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, जो आर्टिकल 31 के तहत उस पर अंकुश लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें संशोधन करते हैं कि संपत्ति के अधिकार पर अंकुश लगाने का जो प्रारंभ शुरुआत करते हैं। यहीं से मामला धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। और इस मामले में जो सबसे पहले व्यक्ति का जो केस आया वो था शंकरी प्रसाद मामला, ठीक है ना। तो शंकरी प्रसाद जी का मामला क्या था कि शंकरी प्रसाद मामले में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जो संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, किसके तहत, आर्टिकल 31 के तहत, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा कि जो हमारा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो संविधान संशोधन 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यानी शंकरी प्रसाद के मामले में जो निर्णय दिया कि संसद क्या करती है कि जो हमारा संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 होता है उसके तहत संसद मूल अधिकारों में, ठीक है ना, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। चलिए यहाँ तो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की, संसद में क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। इसके बाद दूसरा मामला आता है ठीक है ना। दूसरा मामला क्या आता है हमारा, गोलकनाथ मामला, ठीक है ना। गोलकनाथ का मामला ये 1967 का है और इसमें क्या कहा गया कि जो 17वां संविधान संशोधन है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, ठीक है ना। गोलकनाथ मामले में 1967 में 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। इसके पहले कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना, जो शंकरी प्रसाद का मामला था। जब गोलकनाथ का मामला 1967 में आया, जो 17वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो संसद हमारी है अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने की जो शक्ति नहीं है उसके पास, यानी परिवर्तन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। कौन, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। चलिए इसके बाद जो है क्या आता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि संशोधन करने की जो शक्ति है संसद को नहीं है, ठीक है। ये मामला कहाँ का था, ये मामला जो था पंजाब का था, ठीक है ना। ये मामला पंजाब का था और पंजाब सरकार ने क्या किया था कि निजी संपत्ति को अपने कब्जे में लेना शुरू कर रही थी। मामला न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मानो एक जंग से शुरू हो गई थी, क्योंकि जो कार्यपालिका थी वो अपने आप को श्रेष्ठ कहलाना चाह रही थी, न्यायपालिका वो अपने आप को श्रेष्ठ कहलाना चाह रही थी। दोनों के बीच में अधिकार को लेकर जंग शुरू हो गई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका से कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत इतनी शक्ति आपको नहीं प्राप्त है कि आप नागरिकों के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकें।
फिर कार्यपालिका क्या की कि जो कार्यपालिका अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक और संशोधन कर डाली, ठीक है ना, एक और संशोधन कर डाली। और वो संशोधन क्या था कि गोलकनाथ मामले के बाद संसद ने क्या किया कि 24वां, ये देखिए ना, गोलकनाथ मामले के बाद 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम में कहा गया कि संसद मूल अधिकार, ठीक है ना, मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। चलिए मामला फिर देखिए बिगड़ता चला गया। इसके पहले जो था गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल अधिकारों में नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 17वां संविधान संशोधन के तहत था, इसमें 24वां संविधान संशोधन के तहत पारित किया गया कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है कौन, संसद, ठीक है। इस तरह मामला और बढ़ता गया और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, संसद के बीच जो है जंग बढ़ती चली गई और एक और संविधान संशोधन संसद ने कर डाला इसी बीच, ठीक है ना। जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बढ़ता गया जंग, और उसी बीच में क्या किया कि संसद ने एक और संविधान संशोधन कर डाला, 25वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 25वां संविधान संशोधन जिससे यह पारित किया गया और अब सरकार भूमि भी अपने कब्जे में ले सकती है। यानी जो 25वां संविधान संशोधन संसद ने किया, इसके तहत सरकार क्या कर सकती है कि अब भूमि भी अपने कब्जे में ले सकती है और कीमत भी उसकी खुद डिसाइड करेगी कि इसका कंपनसेशन कितना देना है कितना नहीं देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होने लगा कि जो आम नागरिकों की जो ज़मीन थी या भूमि अधिग्रहण जो इन्होंने पास किया, तो उसके तहत क्या किया कि सरकार अब 25वां संविधान संशोधन के तहत ये निर्णय ले ली कि अब हम किसी की भी ज़मीन अपने कब्जे में ले सकते हैं और उसकी कीमत क्या होगी हम खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये तो रहा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के पहले का मामला। और यही मामला आगे तूल पकड़ लिया और अब आता है यहाँ से केशवानंद भारती बनाम का मामला, ठीक है ना। इसके पहले का ये स्ट्रक्चर रहा कि क्यों केशवानंद भारती बनाम को आगे आना पड़ा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि केशवानंद कौन थे। तो पहले जानते हैं केशवानंद का जो पूरा नाम था कि श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगला वारू, ये पूरा उनका नाम था, पूरे लग रहा खानदान का नाम था कि श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती श्री पदंगला वारू, ये पूरा नाम था उनका, ठीक है ना। और केशवानंद क्या थे, ठीक है ना, ये तो मामला बहुत बड़ा था इनका, लेकिन क्या थे ये केशवानंद केरल में एडनीर में, केरल में एक जगह है एडनीर में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। समझ में आ गया, यानी एक स्वामी आदमी थे, सन्यासी आदमी, संत आदमी थे ये, ठीक है ना। और कहाँ के, केरल के एडनीर में स्थित जो शैव मठ है उसके मठाधीश थे। चलिए ये तो बात थी कि केशवानंद क्या थे, कौन थे, ठीक है ना। तो पता चल गया कि केशवानंद कौन थे कि केरल में ये शैव मठ के क्या थे, ये मठाधीश थे। चलिए जो केशवानंद जी थे ना ये शंकराचार्य से जुड़े थे और इसी कारण इनका केरल में बहुत सम्मान था। और जो व्यक्ति शंकराचार्य से जुड़ा होता है उसे केरल का शंकराचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केरल का शंकराचार्य कहा जाता है। और केशवानंद जी इसी से जुड़े हुए थे शंकराचार्य जी के मठ से, तो इसलिए इनको केरल का शंकराचार्य कहा जाता था और इनका बहुत ही सम्मान था। आप सोचेंगे कि यह तो संत आदमी है, यह को क्यों इस केस में पड़ गया, ठीक है ना। संत आदमी को भी कभी कभी आने पड़ता है। तो मामला 1971 का है। यह मामला कब का है, मामला 1971 का है, जब केरल में वामपंथी की सरकार बनी और सरकार भूमि सुधार कानून लाई। कौन सा, भूमि सुधार कानून, ठीक है, भूमि सुधार कानून लाई, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ कि जब भूमि सुधार लाई जिसके तहत सरकार कोई भी भूमि अपने अधिकार में ले सकती थी। अब मामला केशवानंद जी का था जो एक संत थे और एक मठ से जुड़े हुए थे, तो जिनके पास यानी मठ के पास हजारों बीघा ज़मीन थी, इसलिए केशवानंद जी को आगे आना पड़ा क्योंकि ये मठ से जुड़े हुए थे और मठ में कितनी ज़मीन थी, हजारों बीघा ज़मीन थी, जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया भूमि सुधार कानून के तहत, ठीक है ना। 1971 में जब सरकार ने लाया भूमि सुधार कानून, तो उसके तहत इस मठ की जो हजारों बीघा की ज़मीन थी उसको क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया।
यह जमीन सरकार अपने कब्जे में लेकर भूमिहीनों को बांटती थी, जिसके तहत जिनके पास भूमि नहीं होती थी उनके पास वो भूमि देते थे। ये तो अच्छा काम था ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि हर व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, और केशवानंद जी ने भी अपने हक की लड़ाई या मठ के जो हक की लड़ाई थी उन्होंने लड़ा। ठीक है। इस बीच क्या होता है कि इस प्रक्रिया में एडिनीर मठ की जो संपत्ति को भी सरकार ने भूमिहीनों में बांटने का निर्णय ले लिया। ऐसे में मठ की कई एकड़ भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार हो गया। ठीक है ना, राज्य सरकार का क्या हुआ, अधिकार हो गया। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ एडिनीर के जो प्रमुख थे, यानी कौन, स्वामी केशवानंद भारती जी ने केरल सरकार के इस फैसले को केरल हाई कोर्ट में क्या किया, चुनौती दे दी। कहाँ पे भैया, केरल हाई कोर्ट में इन्होंने चुनौती दे दी। ठीक है। जब केरल हाई कोर्ट में इन्होंने चुनौती दे दी तो फिर क्या हुआ, यह मामला बना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है ना। क्या मामला बन गया, यह मामला बन गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है। यह मामला क्या बन गया, यह मामला बन गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या कि संविधान में उन्होंने याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपनी धार्मिक संपत्ति के रख रखाव एवं प्रबंध का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। किसने, केशवानंद जी ने। क्या कहा कि याचिका में उन्होंने संविधान के जो अनुच्छेद 26 था ना, अनुच्छेद 26 का हवाला दिया उन्होंने। तो उसमें क्या किया कि जो केशवानंद जी थे, केशवानंद जी ने संविधान का जो अनुच्छेद 26 था, 26 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक संपत्ति के रख रखाव हेतु एवं प्रबंध का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी चुनौती दे दी। दो चीज़ों को इन्होंने चुनौती दी। क्या, पहला मामला था कि अपनी धार्मिक संपत्ति के रख रखाव एवं प्रबंध का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। दूसरा था कि साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानून को भी उन्होंने चुनौती दे दी। ठीक है ना। केशवानंद जी, ये मतलब मामला चलता रहा और केशवानंद जी केरल हाई कोर्ट में ये मामला हार जाते हैं। ठीक है। ये मामला क्या करते हैं, ये केशवानंद जी हार जाते हैं। अब जब हार जाते हैं तो ये मामला फिर आगे कोर्ट को ये चला जाता है। कहाँ पे, यानी सुप्रीम कोर्ट को ये मामला चला जाता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह मामला बहुत ही बढ़िया है और इसमें कई अनुच्छेद का मामला आता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कई अनुच्छेद का मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें तो बहुत बड़ी बेंच हमें बैठानी पड़ेगी और बैठाते हैं, इस मामले को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किस किस अनुच्छेद को देखा उन्होंने। तो अनुच्छेद उन्होंने देखा कि 368 का मामला भी इसमें आ रहा है, अनुच्छेद 13 का भी मामला आ रहा है, अनुच्छेद 25 का भी मामला आ रहा है, अनुच्छेद 26 का भी मामला आ रहा है, अनुच्छेद 29 का भी मामला आ रहा है और अनुच्छेद 31 का भी मामला आ रहा है। तो टोटल हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 368, 13, 25, 26, 29 और 31 इतने मामले आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसको तो अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इसका सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। हम इन सब का मामला है। ठीक है ना, जितने भी ये अनुच्छेद इन सब का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बहुत अच्छा मौका है, किस चीज़ के लिए, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो बीच का जो द्वंद्व चला आ रहा है इसको ख़त्म करने का। ठीक है ना, यानी इसको ख़त्म किया जा सकता है और यही सबसे अच्छा मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अब तक की जो सबसे बड़ी बेंच थी, 13 जजों की बेंच, और आपके भारतीय जो राजनीति है और भारतीय संविधान में अब तक ये सबसे बड़ी बेंच है। 13 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दिया, यानी 13 जज इसको सुनवाई के लिए बैठा दिया। ठीक है ना। यह मामला कुल 68 दिनों तक लगातार चला। कितने दिनों तक, 68 डेज तक लगातार इसकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। और 68 दिनों तक चली इस सुनवाई के बाद 1972 के अंत में, कब, ठीक है ना, 1972 के अंत में इस मामले की लगातार सुनवाई के बाद अपने लंबे फैसले में यह फैसला आया और केशवानंद जी ये फिर हार गए केस। और कितने वोट के अंतर से, सिर्फ 1 वोट के अंतर से केशवानंद जी यह भी मामला हार गए। अब आप सोचेंगे 1 वोट का क्या मतलब, ठीक है ना, 1 वोट का क्या मतलब है। 1 वोट का मतलब ये है मित्रों कि टोटल कितने जजों की बेंच थी, 13 जजों की बेंच थी और यह जो फैसला आया 7:6 के रेशियो में आया। ठीक है ना, ये मामला 7:6 के रेशियो में आया। 7 जजों ने एक तरफ फैसला किया और 6 जजों ने अपना एक तरफ फैसला दिया।
जो 7 जजों ने फैसला दिया वो क्या फैसला दिया? वो फैसला दिया कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है संसद, पर मूल भावना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। किसने कहा? ये 7 जजों ने, कि जो संसद है हमारी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना, और संविधान के मूल जो हमारा संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल भावना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकती, ठीक है ना। और 6 जजों ने क्या कहा कि संसद जो है संविधान में संशोधन 368 के तहत कर सकती है और मूल भावना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल भी सकती है। इन्होंने कहा कि नहीं बदल सकती है, इन्होंने कहा बदल सकती है। चलिए, उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी जी की थी। किसकी? इंदिरा गांधी की, क्योंकि 1973 का मामला था। 1973 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी ये कभी नहीं चाहती थी कि जो न्यायपालिका है वो अपने ऊपर हावी रहे या न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च रहे। इंदिरा गांधी जी हमेशा चाहती थी कि जो कार्यपालिका या जो संसद है वो सबसे ऊपर रहे, यानी हम सबसे ऊपर रहें, जो हम कहें वही फुल एंड फाइनल हो। इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी और इस मामले में जो 7 जज थे जिन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती, इन 7 जजों से इंदिरा गांधी जी बहुत नाराज़ हुई। इतना नाराज़ हुई कि जब CJI बनने का नंबर आया, CJI, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का नंबर आया, तो जो 7:6 रेशियो में जो फैसला आया था, तो इसमें जो CJI बनने का, एक्चुअली CJI कौन बनता है? जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही CJI बनता है। तो जो सीनियर व्यक्ति थे और सीनियर के नीचे फिर उसके नीचे यानी जो 3 सीनियर थे वो तीनों सीनियर इस 7 वाले बेंच में थे। और जो इंदिरा गांधी जी थी ये 7 जजों से बहुत नाराज़ थी। क्योंकि इन्होंने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि जो 6 जज थे ना, इनमें से एक व्यक्ति को उन्होंने CJI बना दिया और वो व्यक्ति चौथे नंबर का सीनियर था। 3 जो सीनियर थे उस 7 के पैनल में थे, जिससे वो बहुत नाराज़ थे। और जो चौथा व्यक्ति था उस 6 वाले बेंच में था और उसको उन्होंने क्या किया? CJI बना दिया, जो कि गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। CJI हमेशा जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है, मोस्ट सीनियर जज होता है, वही बन सकता है। चलिए, अब CJI तो बना दिया इस 6 वाले बेंच से एक व्यक्ति को, और CJI बनाने के बाद फिर इंदिरा जी ने क्या किया कि उस पर दबाव बनाया कि यह मामला फिर से ओपन किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, और इसी इंदिरा गांधी जी इसे बदलना चाह रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि जो कार्यपालिका है वो क्या रहे? हमारे अंडर में रहे, ठीक है ना। चलिए, ये सब मामला आता है तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो वकील रहते हैं नाना पालकीवाल, चले एक नया किरदार आपको मिलता है, नाना पालकीवाल। ये बहुत ही विधि युक्ता रहते हैं, बहुत ही जो जानकार रहते हैं, किसके? हमारे विधि के। ये बहुत ही, और ये पेशे से वकील भी रहते हैं और बहुत ही विधि के जानकार भी रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ये मामला बहुत ही बड़ा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे हमें रहने देना चाहिए, उसी को हमको फॉलो करना चाहिए, उसमें फिर से रीट दाखिल नहीं करना चाहिए, यानी इस मामले को फिर से ओपन नहीं करना चाहिए। खैर चलिए, मामला शांत हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो संविधान के मूल जो ढांचा है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन कर दिया, प्रतिपादन किया। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु इस प्रकार के संशोधन से संविधान मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन तो कर सकती हैं लेकिन संशोधन से संविधान की मूल भावना जो नष्ट नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ भैया, जो केशवानंद भारती जी का मामला था कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको उन्होंने मान्यता दे दी, जिसमें संसद में ये कानून बनाया था कि उसे मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसी को उन्होंने क्या किया कि अधिनियम पारित कर दिया और इसी को मान्यता दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया कि मान्यता प्राप्त कर दी। फिर क्या हुआ कि होता है कि
यदि संसद इस प्रकार का संशोधन करती है जिसमें संविधान की मूल भावना नष्ट होती है तो इस प्रकार का संशोधन अवैध घोषित हो जाएगा, यानी उसको इलीगल मान लिया जाएगा और न्यायालय को उसे निरस्त करने का अधिकार होगा। ठीक है ना। पारित कर दिया किसको? 24वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसमें उसने कहा क्या कि संसद अगर इस प्रकार का संशोधन करती है जिसमें संविधान का मूल भावना नष्ट होती है तो इस प्रकार का संशोधन अवैध होगा और न्यायालय को उसे निरस्त करने का अधिकार होगा। ठीक है ना। ये इन्होंने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचा क्या होगा। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर बताएंगे कि मूल ढांचा क्या होगा। ठीक है ना। यानी न्यायपालिका अब क्या हुई? कार्यपालिका पर फिर भारी पड़ गई और कहा हम समय समय पर बताएंगे और जैसे जैसे आवश्यकता होगी और हम आपको बताते चलेंगे कि मूल ढांचा क्या क्या होगा। ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे समय समय पे आता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा, हम मूल ढांचे में क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे और हम आपको बताएंगे कि अब यही मूल ढांचा है। ठीक है। क्या है वर्तमान व्यवस्था? इस समय की क्या वर्तमान व्यवस्था है कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, किंतु संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे संविधान के मूल भावना नष्ट होती हो। ये वर्तमान का व्यवस्था इस समय है कि संसद हमारे मतलब मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है। ठीक है ना। किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संशोधन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे संविधान की मूल भावना नष्ट होती हो। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है। मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है, क्योंकि इस समय जो मूल ढांचा चला रहा है तो क्या क्या शामिल, ये मेन चीज़ तो यही है कि मूल ढांचे की बात चल रही थी। तो मूल ढांचे में अभी तक जो शामिल है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है। ठीक है ना। कार्यपालिका सर्वोच्च नहीं है। कौन है? हमारी संविधान ही सर्वोच्च है, वही सर्वोच्च है। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन, यह ढांचा है मूल। पंथ निरपेक्षता मूल ढांचा, यह विधि के समक्ष समता, यह मूल ढांचा है। ठीक है ना। अब तो मुझे लगता है कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला है आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा और आई होप कि आप जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो ऐसा कोई वर्ड ना आए कि जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ना आए। अक्सर मिलान करने के लिए आ जाता है। और कब मामला हुआ था? 1973 में आया था। किस चीज़ को लेके? मूल ढांचे को लेके था, भूमि सुधार अधिनियम को लेके था। कौन सा परिवर्तन हुआ? 31 अनुच्छेद 31 में क्या हुआ? पहले संविधान संशोधन से मामला शुरू होता है और आपका 17वां संविधान संशोधन होता है, फिर 24वां होता है, 25वां होता है, तमाम होते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। ठीक है। तो ये तमाम आज आपने चीज़ जाना जो केशवानंद भारती बनाम है और अब तक के जो हमारे भारतीय संविधान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वाद है अब तक का। तो चलिए, आई होप कि आप पूरा समझ लिए होंगे और इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद अपना कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।